जय हिंद दोस्तों, मैं अमित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमित महेंद्र क्लास पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2018 में जो पेपर हुआ था उसका ये प्रथम प्रश्न पत्र का हल है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये प्रागैतिहासिक काल से है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि निम्न स्थानों में से कहाँ से पशुपालन के प्रमाण पत्र मिलते हैं। तो फर्स्ट है ओदे, बी है बोरी, सी है बागोर, डी है लखनिया। और इस आंसर की बात करें तो आंसर है सी, जो बागोर है। बागोर से ये आपके पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। और ये जो माइक्रोलिथ है उस काल के ये जो पास प्रमाण पत्र हैं वो मिले हैं। ये बागोर जो है ये राजस्थान में है। जो बागोर है वो राजस्थान में है। और इसमें जो मानव का अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में मिला था। यानी कि इसमें कहा गया था मानव का अस्थिपंजर है उसका जो पहला अवशेष कहाँ पर मिला था, तो मिला था प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। नंबर 2 देखते हैं, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। यानी कि इसमें कहा गया कि यूपी में इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो केंद्र है तो वो कौन कौन से हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कालीबंगा है, बी लोथल है, सी आलमगीरपुर है और डी है हुलास। यानी नंबर 4 जो है हुलास है। तो कोड दे रखे हैं ए बी सी डी ये दे रखे हैं। तो इसमें अगर आंसर की बात करें तो आंसर डी, यानी कि 3 और 4 जो आलमगीरपुर और हुलास है ये दोनों उत्तर प्रदेश में इंडस वैली सिविलाइजेशन के केंद्र हैं। तो अगर हम आलमगीर की बात करें तो आलमगीर जो है आपका मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और इसकी जो खोज हुई थी तो 1958 ईस्वी में हुई थी, जो भारत सेवक समाज द्वारा की गई थी। उसके अगर इसके उत्खनन का मतलब यह है कि जब खुदाई चालू की गई थी 1958 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जगदत्त शर्मा। जो जगदत्त शर्मा है उसके द्वारा एक खोज की गई थी। और हुलास की बात करें तो हुलास है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में। यानी जो सहारनपुर जिला है जो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो वो है सहारनपुर। तो सहारनपुर जिले में ये हुलास जो स्थान है वो खोजा गया था। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो वैदिक सभ्यता से है। क्वेश्चन में 3 की बात करते हैं, निम्न में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। यानी कि जो शुक्ल यजुर्वेद है उसकी संहिता कौन सी है। नंबर ए है वाजसनेमी। नंबर बी की बात करें तो मैत्रायणी है, सी की तैत्तिरीय है और डी की बात करें तो काठक। तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर ए सही है। नहीं, जो यजुर्वेद का जो एक कर्मकांडीय वेद है तो उसका जो आपका शुक्ल यजुर्वेद संहिता है तो वो आपकी जो है वाजसनेमी है शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। तो अगर हम इसके अगर व्याख्या देखते हैं तो यह वेद अष्टक गद्य एवं पद दोनों में रचित है। यानी जो यजुर्वेद है ये गद्य और पद दोनों में स्थित है। उसमें 40 अध्याय में विभाजित किया गया है। और उसमें जो कुल मंत्र है 1990 कुल मंत्र हैं। और इसके जो इसके कर्मकांड कराता है तो उसको क्या कहते हैं, जो वो पुरोहित होता है। जैसे कि आप देखते हैं कि आपके कोई शादी विवाह होता है तो पंडित आता है, तो उस टाइम पर जो इसके कर्मकांड यजुर्वेद के समय जो कराता था तो उसे क्या कहते थे, अर्धवयु जो इसे कहा जाता था। यजुर्वेद में भी जो ये शाखाएं हैं तो सकल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद हैं। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेमी संहिता कहा जाता है और इसकी सभी शाखाएं कांडव और माध्यनीन हैं। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, काटक संहिता, कपिष्ठल संहिता, मैत्रायणी संहिता और तैत्तिरीय संहिता। अगर ये आप क्वेश्चन ये जो आपके दे रखे हैं ऑप्शन, जो मैत्रायणी, तैत्तिरीय और काटक जो है ये जो है आपकी कृष्ण यजुर्वेद की संहिताएं हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो मौर्य एवं मौर्योत्तर काल से है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ये। क्वेश्चन नंबर है हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। यानी कि जो हाथी गुम्फा है, यानी कि हाथी गुम्फा जो अभिलेख है वो किस शासक को अंकित करता है। तो ऑप्शन ए है खारवेल, बी है अशोक, सी है हर्षवर्धन और डी है कनिष्क। तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर ए, इसका जो आंसर है ए है खारवेल। जो ये खारवेल है, अगर खारवेल के बारे में बात करें तो इसकी जो जानकारी मिलती है तो हाथी गुम्फा से मिलती है। और इसकी यह जो है ये जो हाथी गुम्फा है ये कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा के राजा भुवनेश्वर में है।
क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में दे रखा है कि दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश की बात की गई है और उनके राज्य की बात की गई है। ए है धनंजय, बी है नीलराज, सी है उग्रसेन, डी है विष्णुगोपा। और इसके राज्य की बात करें अवमुक्त, नंबर 2 है कांची, 3 है कुस्तलपुर और 4 है पालका। तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर, इसके कोड देखते हैं, कोड क्या क्या है इसके। इसका आंसर की बात करें आंसर सी है, यानी कि 3142 यानी 3142 जो है इसका आंसर है। तो अगर इसके हम सही मिलान की बात करें तो जो आपका ये धनंजय है ये कुस्तलपुर में है, और नीलराज जो है अवमुक्त है, उग्रसेन पालका है, और आपका जो डी विष्णुगोपा है वो कांची से है। तो ये भी आजकल सबसे ज़्यादा मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं, यानी कि सही मेल वाले जो क्वेश्चन हैं सबसे ज़्यादा यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। इसके अगर अभिलेख की बात करें तो एक फर्स्ट है सारनाथ लेक, बी है वेशनगर लेक, सी है अयोध्या लेक और डी है हाथी गुम्फा लेक। तो आंसर की बात करें तो आंसर जो सी है अयोध्या लेक, ये सही है। अगर अयोध्या लेक के बारे में बात की गई करें तो जो पुष्यमित्र सिंह है तो उसका जो शासनकाल है वो 185 से 199 यानी 199 ईसा पूर्व तक का है। और इसने जो 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, इसमें संपन्न कराने का श्रेय पतंजलि को है। यानी कि जो पुष्यमित्र सिंह द्वारा जो 2 अश्वमेध जो यज्ञ कराए गए थे, तो उसमें जो किसने संपन्न कराया था उन्हें, तो वो कराया था आपका पतंजलि। जो पतंजलि है उसने ये दोनों यज्ञ संपन्न कराए थे। अश्वमेध क्या होता है? अश्वमेध वो होता है, जो आपने देखा होगा रामायण में कि जब राम द्वारा एक यज्ञ किया था और यज्ञ पर एक जो घोड़ा होता है उस पर एक अभिलेख लिख दिया जाता है कि जहाँ तक ये घोड़ा जा रहा है तो वहाँ तक जिस राजा ने वो अभिलेख भेजा है तो वो उसी का राज्य हो जाएगा। अगर आप ऐसा अगर नहीं करते हो तो आपको युद्ध करना होगा। अगर जो भी उस घोड़े को पकड़ लेता था तो उसे उस राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। अगला कॉन्सेप्ट जो है 800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा तक की राजनीतिक सामाजिक स्थिति के बारे में बात की गई है, यानी पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन के बारे में बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए हैं। नंबर कारण की बात करें तो कारण आर जो है रीजन, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। इसका अगर कोड देखते हैं, कोड क्या है। ए में कहा गया है कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। बी में कहा गया है कि कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी दे रखा है कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है, और डी में दे रखा है कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। तो अगर आंसर की बात करें तो आंसर ए सही है। तो ए का मतलब क्या है कि जो कारण है वो कथन ए की सही व्याख्या करता है और कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। फिर इसके हम देखते हैं तो इसमें जो दोनों क्वेश्चन जो दोनों वो दे रखे हैं, जो दोनों सेंटेंस दे रखे हैं, तो उसमें ये कहा गया था कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल रहे हैं, ये बात भी सही है। और आपके जो उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, यानी कि जो भारत में जो उत्तरी यानी नॉर्थ के जो राज्य थे उनमें एकता नहीं थी, आए दिन एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तो इसी वजह से जो नॉर्थ इंडिया है उसमें अधिकांश जो बाह्य आक्रमण होते थे तो वहाँ पर उन्हें सफलता मिल जाती थी। अगर यहाँ पे एक पॉइंट है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम अरबी था, जबकि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान सुबुतुगीन था। और सुबुतुगीन की मृत्यु के उपरांत उसके पुत्र मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कोटों को सही उत्तर चुनिए। यानी कि इसमें जो क्वेश्चन कहा गया है कि जो मंदिर दे रखे हैं उनका स्थापना मतलब किस सन में हुई है, तो उनको एक क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाना है।
तो ए है बृहदेश्वर मंदिर, बी है गंगेकोट चोलापुरम मंदिर, सी है महाबलीपुरम का तटीय मंदिर और फोर्थ है सप्त पगोड़ा। जो सप्त पगोड़ा है ये भी एक मंदिर है। तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर डी सही है, यानी कि 4312 यानी 4312 जो ये सही है। अब इनके कार्यकाल की बात करते हैं। इसके कार्यकाल की बात करें तो आपका जो ये आपका बृहदेश्वर मंदिर है तो इसका जो कार्यकाल है 1003 से 1010 तक। और किसके द्वारा बनवाया गया था? ये राजा राज चोल द्वारा बनवाया गया था। गंगेकोट चोलापुरम की बात करें का जो मंदिर है उसकी बात करें तो इसे जो बनवाया गया था 1025 ईस्वी में बनवाया गया था। तो किसके द्वारा बनवाया गया था? ये राजेंद्र चोल के द्वारा। राजेंद्र चोल है उसके द्वारा बनवाया गया था गंगेकोट चोलापुरम मंदिर। आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं जो चोलापुरम है तो आप देख सकते हैं जैसे ही चोला के द्वारा बनवाया गया होगा यह मंदिर। अब सी की बात करते हैं महाबलीपुरम का तटीय मंदिर। जो महाबली का तटीय मंदिर है इसका जो निर्माण हुआ है वो 700 से 728 बीघे में किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है इसका निर्माण? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है राज सिंह, इसे राज सिंह के नाम से भी जाना जाता था। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था जिसका दूसरा नाम क्या था? राज सिंह वर्मन। और इसके बात करते हैं सप्त पगोड़ा। जो सप्त पगोड़ा है तो इसकी जो कार्यकाल है जो बनवाने का 630 ईस्वी से 668 ईस्वी तक का जो कार्यकाल है उसके द्वारा बनवाया गया था। और ये प्रथम मंदिर था इस तरह का एक। और किसके द्वारा बनवाया गया था? ये बनवाया गया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि जो महाबलीपुरम का तटीय मंदिर है नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। गंगेकोट चोलापुरम का मंदिर राजेंद्र चोल के द्वारा बनवाया गया था। और बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण करवाया था राज चोल ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? ए है सिरणी, नंबर बी है नगरम, सी है नानादेशी और डी है मणिग्राम। इसका आंसर की बात करें तो आंसर जो आपका सी है नानादेशी। जो नानादेशी है ये एक विदेशी व्यापार की संस्था थी। और ये दक्षिण भारत में विदेशी व्यापार से संबंधित, यानी कि ये जो संस्था थी ये दक्षिण भारत में व्यापार करती थी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि नोट करेक्टली मैच की बात की गई है इसमें। तो फर्स्ट ए है अदीना मस्जिद मांडू, बी है लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर, सी है आपका दाखिल दरवाज़ा गोंड और डी है 3 दरवाज़ा अहमदाबाद। इसके अगर आंसर की बात करें तो आंसर ए सही है। अदीना मस्जिद जो है वो मांडू में नहीं है। और जो लाल दरवाज़ा मस्जिद है जौनपुर में है। और दाखिला दरवाज़ा जो है ये गोंडा में है। और 3 दरवाज़ा जो है ये आपका अहमदाबाद में। जो अदीना मस्जिद है ये मांडू में नहीं है। जो अदीना मस्जिद है ये आपकी पश्चिम बंगाल में है, यानी अदीना मस्जिद कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। और इसको किसने बनवाया था अदीना मस्जिद को? तो ये बनवाया था सिकंदर शाह के काल में बनाया गया था इसे 1360 ईस्वी में। तो ये पॉइंट याद रखना, जो अदीना मस्जिद है वो पश्चिम बंगाल में है। किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था सिकंदर शाह के काल में 1360 ईस्वी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि नीचे 2 दिए गए कथन है। एक कथन को ए तथा कारण को आर कहा गया है। कथन ए है मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया है। कारण आर है आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे। तो इसमें कहा गया है कि जो चिश्ती सूफी संत हैं वो संगीत सभाओं के जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे, यानी कि उनके आदि थे। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ये कोड दिए गए हैं। कथन ए तथा कारण दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। बी में कहा गया कथन ए और आर दोनों सही हैं किंतु कारण आर ए की कथन सही की व्याख्या नहीं करता है। तरह से कथन जो आपका सही है लेकिन कारण आर गलत है। डी की बात करें तो कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। इसका आंसर जो है आपका सही है बी, यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन जो कथन कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो हम देखते हैं जो 969 ईस्वी में ईरान तुर्कमेनिस्तान की सीमा पर जन्मे अबू शाह ने
खानकाह में रंगीन सभाओं की शुरुआत की जिसे समा महफिल का नाम दिया गया। तो क्वेश्चन ये कहा आ सकता है कि समा महफिल का शुरुआत किसने की थी, तो वो की थी अबू शाह ने की थी। और इस प्रकार की सभा में संगीत, नृत्य, कविता, संगीत एवं वादन शामिल थे। तो इसमें इस सभा में क्या क्या शामिल था? संगीत, नृत्य, कविता, गीत या वादन। वादन में से किसी चीज़ को गाना, मतलब किसी चीज़ का व्याख्यान करना, इस तरह के ये शामिल थे। और खानकाह सूफी संतों को रहने का स्थान होता था। उसने भी आ सकता है कि खानकाह क्या था, तो खानकाह जो सूफी संत होते हैं उनके रहने का स्थान होता है। जैसे कि बुद्धों के लिए बौद्ध विहार होते थे, वहाँ पर भी जो बुद्ध होते थे वो बौद्ध विहार में रहते थे। इस तरह से जो खानकाह है वो सूफी संतों की रहने की जगह है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सामने स्टेट दे रखा है और उनके सामने जो है रूलर यानी उसमें शासक दे रखे हैं। ए है देवगिरी शंकर देव, बी है वारंगल रामचंद्र देव, सी है होयसल वीर बल्लाल और डी है आपका मदुरा वीर पांड्या। इसका आंसर की बात करें तो आंसर जो आपका है बी जो है वो सही नहीं है, यानी कि वारंगल जो है रामचंद्र देव का नहीं था, वरना यहाँ पर जो रामचंद्र देव की जगह जो शासक करता था तो वो आपका था रुद्रदेव। जो रुद्रदेव है वो वारंगल का शासक था। हम यहाँ देख सकते हैं व्याख्या में देवगिरी जो शंकर देव था, वारंगल रुद्रदेव था, होयसल जो है वीर बल्लाल, मदुरा है वीर पांड्या और देवगिरी रामचंद्र देव। शंकर देव राजा रामचंद्र देव का पुत्र था और 13वीं में गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो मुगल साम्राज्य से यानी मुगल साम्राज्य से है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, यानी कि नोट करेक्टली मैच की बात की गई है। ये क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान रखना चाहता है कि सही पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। ऑप्शन ए है ध्रुवदास भगत नामावली, बी है नावादास भक्तमाल और सी है रसखान रसिकप्रिय और डी है उस्मान चित्रावली। अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर जो आपका सी है, यानी रसखान जो है वो रसिकप्रिय से नहीं है, बल्कि जो आपका ये प्रिया है वो केशव दास की है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ध्रुवदास जो है भगत नामावली से है, नावादास जो है भक्तमाल से है, केशव दास जो है रसिकप्रिया से है और उस्मान जो है चित्रावली से है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी जो चकला है इस शब्द के बारे में बात की गई है तो कि किसके लिए प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन ए है परगना के समानार्थी था, बी है सरकार का समानार्थी था, सी है सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था, डी है नन ऑफ द अबव के बारे में बात की गई है। चौथे अगर आंसर की बात करें आंसर सी, सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था, यानी कि सरकार के इक्वल आइडेंटिकल नहीं था सरकार के। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जो खैरल मंजिल है इसका निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन ए है हमीदा बानो बेगम, बी है सलीमा सुल्तान, सी है जी अंगा और डी है महमा अनगा। इसका आंसर की बात करें तो आंसर डी जो है महमा अनगा। जो महमा अनगा है इसने खैरल मंजिल का निर्माण करवाया था। तो ये कब कराया था इसने? 1561 में करवाया था। और ये कहाँ पर स्थित है? ये दिल्ली के पुराना किला के सामने, यानी जो दिल्ली का पुराना किला है उसके सामने स्थित है। और जो ये महमा अनगा है, जो महमा अनगा ये एक पॉइंट और याद रखना, जो अकबर की संरक्षा थी, यानी कि अकबर की संरक्षिका थी। क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है मोहम्मद शाह, बी है जहांदार शाह, सी आलमगीर और डी है आपका अहमद शाह। और इनके सन की बात करें तो मैं इसका अगर आंसर की बात करें तो आंसर बी, यानी कि BADC। और इसके हम सन की बात करते हैं तो मोहम्मद शाह का जो शासनकाल था तो वो था आपका 1748 से 1754 तक। और जहांदार शाह की बात करें तो इसका जो शासनकाल था 1712 से 13 तक। और इसके सी ऑप्शन की बात करते हैं आलमगीर की। आलमगीर का जो आपका शासनकाल था 1754 से 59 तक। और आप अब लास्ट अंतिम में बचा अहमद शाह। तो अहमद शाह का जो शासनकाल था, अहमद शाह का जो शासनकाल 1748 से 1754। और सॉरी, ये मोहम्मद शाह का जो शासनकाल था ये था आपका
मोहम्मद शाह का जो शासनकाल था ये था 1719 से 48 तक। तो एक बार और देख लेते हैं, मोहम्मद शाह का शासनकाल कब था? 1719 से 48 तक। और जहांदार शाह का जो शासनकाल था 1712 से 13 तक। और आपका आलमगीर का जो शासनकाल था 1754 से 59 तक। और आपका जो अहमद शाह का जो शासनकाल था 1748 से 1754 तक। तो ये यहाँ से ये आप पॉइंट याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मराठा वंश की बात करते हैं। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? तो द मराठा क्लेम ऑफ द रेवेन्यू फॉर प्रोटेक्शन इज नो बाय द वाट नेम। यानी कि जो मराठा किसी जो गांव के किसान मजदूर होते थे उन्हें सुरक्षा देने के जो देते थे तो उससे जो राजस्व लेते थे उसे किस नाम से पुकारा जाता था? तो आंसर है बी, यानी कि जो चौथ है उसे इस नाम से जाना जाता था। इसकी व्याख्या देखते हैं। भूमि कर के अतिरिक्त भी शिवाजी की आय का एक अन्य प्रमुख स्रोत चौथ था। यह पड़ोसी राज्यों से वसूल की जाती थी। इसकी मात्रा राज्य की आय की 1/4, यानी कि जो आपका यानी कि आपके जैसे कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, प्रोडक्शन के लिए आपको 25 रुपये शिवाजी को देना होता था और 75 रुपये आपको अपने पास रखने होते थे। इस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को शिवाजी के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था, जबकि सरदेशमुखी कर पड़ोसी राज्यों से वसूल किया जाता था। यह उस प्रदेश की भूमि कर का 1/10 यानी कि 10% भाग होता था। सरदेशमुखी वसूल करना शिवाजी अपना कानूनी अधिकार मानते थे, क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुखी थे। तो अगर क्वेश्चन ये आए कि चौथ में जो कितना हिस्सा लिया जाता था, तो 1/4। चौथ का मतलब चौथा। और सरदेशमुखी में क्या आता था? सरदेश, देश को मतलब करो 10, तो 1/10 यानी 10% कर लेते थे। तो ये क्यों लेते थे? तो ये जो शिवाजी हैं ये कहते थे कि आप हमको चौथ दीजिए, यानी कि तुम हमको रेवेन्यू दीजिएगा, कर दीजिएगा, तो हम आपके जो राज्य है और आपकी जो खेती है उस पर आक्रमण नहीं करेंगे, आप अच्छे से व्यापार कर सकते हैं, तो इसके बदले आप हमको कर दीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, आधुनिक भारत इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो 1857 का विद्रोह एवं 19वीं शताब्दी के जन आंदोलन की बात की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि नोट करेक्टली मैच है, निम्नलिखित युग्मों से कोई सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सामने स्थान दे रखा है और उसका नेतृत्व, यानी कि स्थान दे रखा है और उसका नेतृत्व की किसने कहा है? संबलपुर सुरेंद्र शाही, बी है गंजाम राधाकृष्ण दंडसेना, सी है कश्मीर गुलाब सिंह, और डी है लखनऊ लियाकत अली। तो जो आपका ये है डी लखनऊ जो लियाकत अली है, यहाँ पर ये लियाकत अली नहीं है, इसकी जगह जो है आपका जो इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में थे लियाकत अली, इलाहाबाद में थे लियाकत अली। और जो लखनऊ में थे तो वो थे आपके बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। तो ये यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन हो गए हैं। लखनऊ में कौन थे? तो बेगम हजरत महल। और लियाकत अली कहाँ पर थे? इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, जो सामाजिक और सांस्कृतिक जागृति निम्न जाति मजदूर एवं संघ किसान आंदोलन से है। तो उसमें भी पूछा गया नोट करेक्टली मैच, नोट करेक्टली मैच के बारे में बात की गई है इसमें। तो एक तरफ आपके विद्रोह दे रखे हैं, सामने वर्ष दे रखे हैं। तो पहला विद्रोह जो संथाल कब हुआ? 1855 में है, कोल 1831 में है, खासी 1829 में है, अहोम 1815 ईस्वी में है। जो डी है अहोम वो 1815 में नहीं है, जो अहोम हुआ था ये 1828 में हुआ था, 1828 में हुआ था। तो ये यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं विद्रोह किस सन में हुआ है। एक बार और देखते हैं, संथाल 1855 में सही है, बी कोल 1831 में हुआ था, खासी 1829 में हुआ था, अहोम जो हुआ था आपका 1828 में। ये पॉइंट याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20, प्रमुख संस्थाएं संध्या आयोग और अधिनियम के बारे में बात की गई है। तो निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। आप ऑप्शन ए है हंटर आयोग, बी है सेडलर आयोग, सी है आपका वुड का घोषणा पत्र, और आपका सी जो है वो है सार्जेंट योजना। तो अगर इसके हम आंसर की बात करें तो आंसर जो होगा इसका डी होगा, यानी कि CABD।
तो अब इनके सन देखते हैं। जो हंटर आयोग है कब आया था? हंटर आयोग आया था आपका 1882 में। और सेंडलर जो आयोग है 1919 में आया था। तो 1919 में एक और क्या हुआ था, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में हुआ था। और वुड का घोषणा पत्र कब आया था? तो ये वुड का घोषणा पत्र है 1854 में, जो वुड डिस्पैच भी बोला जाता है। और आपका डी ए सार्जेंट जो योजना थी ये आई थी आपकी 1944 में। 1944 में हंटर, एक बार देखते हैं, हंटर आयोग था आपका 1882 में। और सेडलर जो हुआ था ये 1919 में। तो यहाँ से याद कर सकते हैं। पहले क्या आएगा आपका, आएगा पहले वुड से 1854 आया था। फिर आपका आया था 1800 जो हंटर आयोग था 1882 में। उसके बाद आपका आया था सेडलर आया 1919। और फिर आपका है जो आपका डी है 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बात की गई है। तो नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए है तथा कारण आर है। तो पहले देखते हैं। आपका कथन है 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। वो कारण है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो आंसर है बी, यानी कि अब ऑप्शन देखते हैं इसके। ए में क्या गया है, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। बी में दिया गया कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी में दिया गया है ए सही है किंतु आर गलत है। और डी में कहा गया है ए गलत है किंतु आर सही है। इसका आंसर की बात करें तो आंसर है इसका बी, यानी कि कथन ए तथा आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो अगर हम कैबिनेट मिशन के बारे में बात करें, व्याख्या देखते हैं। 29 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर तथा पैथिक लॉरेंस। प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए अपनी स्वीकृति दे दी, परंतु बाद में उसने स्वीकृति वापस ले ली। प्रस्ताव पारित कर स्वतंत्र पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना के लिए सीधी कार्यवाही के लिए तैयार हो गई। 16 अगस्त 1946 को लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस की शुरुआत कर दी। अतः कथन ए सही है। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई जिसमें लीग शामिल थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन ये बात आता है 16 अगस्त 1946 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वो सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। परंतु 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार ने 3 मूल सदस्यों के स्थान पर लीग के 5 प्रतिनिधि शामिल हो गए। लीग का अंतरिम सरकार में शामिल होना सरकार के साथ सहयोग का सूचक नहीं था, बल्कि अपनी पाकिस्तान की मांग की लड़ाई को आगे बढ़ाने का स्वार्थ निहित प्रयास था। अतः कारण आर भी सही है, परंतु कारण जो आर है आपका ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की है? तो इसके जो आजकल अभिनव भारत समाज जो है बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता भी और न्यूज़ में भी रहता है। तो इसके आंसर की बात करें तो आंसर है बी, विनायक दामोदर सावरकर। जो विनायक दामोदर सावरकर है इन्होंने अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। कह सकता है कि अभिनव भारत समाज को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता था मित्र मेला संस्था के रूप में जाना था। कब इसकी स्थापना की गई थी? तो 1899 में। और अभिनव भारत समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1904 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न गवर्नर जनरलों में किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स रेडिकल कांग्रेस एज रिप्रेजेंटिंग ओनली ए माइक्रोस्कोपिक मिनॉरिटी ऑफ पीपल? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड डफरिन, बी है लॉर्ड कर्जन, सी है लॉर्ड मिंटो और डी है लॉर्ड लेंसडाउन। इसका आंसर की बात करें तो आंसर ए, यानी कि लॉर्ड डफरिन 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के बाद भारत का वायसराय बनकर आया। यह 1884 से 1888 तक भारत का वायसराय तथा गवर्नर जनरल रहा था। डफरिन के कार्यकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना 1885 में मुंबई भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होना, इसी का उपहास करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो भारत राष्ट्रीय कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1885 में। तो उस टाइम पर जो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। तो डफरिन ने डफर कार्य किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर गाइस, इस वीडियो में आज हम ये 23 क्वेश्चन रखते हैं। जो हमारे अगली वीडियो भारत का भूगोल से होगी, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो, क्योंकि फ़िलहाल ये आधा घंटे की वीडियो हो गई है मेरी। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।